तो दो ज़बानें, दो रस्मुल ख़त, लेकिन रूह एक। हिंदी और उर्दू की कहानी आप देखें, सिर्फ अल्फाज की कहानी नहीं है, ये एक बटी हुई तारीख की दास्तान है। चलें इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अब जरा इस पर नजर डालें। यहाँ दो अलग अलग रस्मुल खत नजर आ रहे हैं, एक तरफ देवनागरी, दूसरी तरफ नस्तालीक। लेकिन मजे की बात यह है कि जब इन्हें बोला जाता है ना, तो आवाज बिल्कुल एक जैसी निकलती है। जैसे ये जुमला, तमाम इंसान आज़ाद और हुकूक व इज्जत के एतबार से बराबर पैदा हुए हैं। मतलब लिखने में अलग पर बोलने में एक। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर बोलने में ये इतनी ही एक जैसी हैं तो फिर इन्हें दो अलग अलग जुबानें क्यों माना जाता है? इसका जवाब आप देखें सिर्फ जुबान के माहिरीन के पास नहीं है। ये कहानी तो जुड़ी है शायरी से, सियासत से और एक बहुत बड़े सल्तनत के जवाल से। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात होगी मुश्तरका शुरुआत की, फिर आएगा 1857 का वो अहम मोड़। उसके बाद हिंदी के अंदर की बहस और उर्दू की जदीद तहरीक पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस तकसीम की मिरास क्या है। तो चलें शुरू करते हैं उस जमाने से जब ये दोनों एक ही। तो बात शुरू होती है हिंदी और उर्दू के वजूद में आने से भी पहले की। उस वक्त शुमाली हिंदुस्तान में एक ही जुबान का चलन था, एक ऐसी जुबान जो सबकी थी, सब बोलते थे और जिसमें सब अपनी बात करते थे। उस वक्त इस मुश्तरका ज़बान के कई नाम थे। कुछ लोग उसे हिंदवी कहते थे, और जब इसी ज़बान को शायरी के कालिब में ढाला जाता था तो ये रेख्ता कहलाती थी। ये वही रेख्ता है जिसे अमीर खुसरो जैसे बड़े शायरों ने इस्तेमाल किया, और भक्ति तहरीक के संतों और सूफी बुजुर्गों ने इसे अपने कलाम से और भी मालामाल कर दिया। और ये रिवायत इतनी मजबूत थी कि 19वीं सदी में खुद मिर्ज़ा गालिब जैसे अजीम शायर ने भी इस बात को माना कि वो इसी लंबी अदबी रिवायत की एक कड़ी हैं। उनका वो मशहूर शेर तो सबने सुना ही होगा, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। कितना बड़ा इतराफ़ है। तो फिर सवाल यह है कि ये जो मुश्तरका ज़बान की दुनिया थी, ये आखिर बिखरी कैसे? इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, एक ऐसा तारीखी वाक़या जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। देखिए, ये तब्दीली अचानक नहीं आई, ये ज़वाल की एक पूरी सदी की कहानी है। शुरुआत हुई नादिर शाह के हमले से, जिसने मुग़ल दहली की कमर तोड़ दी। इसके बाद वो दौर आया जिसे शहर आशोब कहते हैं, यानी ऐसी शायरी जिसमें शहर की तबाही का नूहा लिखा जा रहा था। और फिर आया 1857 का हंगामा। इसने तो पूरे शुमाली हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया, और यहीं से सकाफती और सियासी शनाख्त पर वो गहरे सवालात उठे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। उस दौर के शायर जो महसूस कर रहे थे, वो उन्होंने अपने लफ्ज़ों में समूह दिया। मीर तकी मीर का ये शेर सुने जो दिल्ली की बर्बादी पर है। दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तक दिमाग जिन्हें ताजो तख्त का। सोचें ज़रा, ये सिर्फ शायरी नहीं थी, ये तो अपनी आंखों के सामने एक पूरी तहजीब को, एक पूरी दुनिया को टूटते हुए देखने का दर्द था। अब जब पुराना निज़ाम, वो पुरानी दुनिया ख़त्म हो गई, तो मुख्तलिफ ग्रोहों ने अपनी अलग अलग शनाख्त को मजबूत करने की कोशिश की, और इसका एक बड़ा मैदान बनी ज़बान। वो ज़बान जो पहले सबको जोड़ती थी, अब उसी की लचकदार सरहदों को सख्त किया जाने लगा। अच्छा, अब देखते हैं कि सारे माहौल ने हिंदी अदब की दुनिया के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प बहस को कैसे जन्म दिया। ये बहस सिर्फ शायरी के अंदाज पर नहीं थी, मामला गहरा था। एक तरफ थी ब्रज भाषा, जो कि क्लासिकी शायरी की ज़बान थी, मुकद्दस समझी जाती थी, और दूसरी तरफ थी खड़ी बोली, जो आम बोलचाल के करीब थी और जिसे जदीद नस्र और प्रिंटिंग प्रेस के नए दौर के लिए ज़्यादा मुनासिब समझा जा रहा था। तो ये एक तरह से जदीद हिंदी की रूह और शिनाख्त की जंग थी। तो आखिर में हुआ ये कि खड़ी बोली की जो सादगी थी और नए ज़माने की जो ज़रूरतें थीं, वो जीत गईं, और इसी फैसले ने हिंदी के लिए एक मयारी ज़ुबान बनने का रास्ता हमवार किया। एक ऐसी ज़ुबान जो प्रिंट, अखबारात और कौम परस्ती के नए दौर का साथ दे सकती थी। अच्छा, तो ये तो हुई हिंदी की बात। अब ठीक उसी वक्त उर्दू के खेमे में भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही थी, और इस तब्दीली के पीछे एक नई, बहुत ताकतवर फिक्री तहरीक थी। ये थी अलीगढ़ तहरीक, जिसे 1857 के हंगामे के बाद सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया। इसका सीधा साधा मकसद था मुसलमानों की समाजी, अखलाकी और सियासी हालत को बेहतर बनाना, और इस बड़े मंसूबे में अदब को एक बहुत अहम औजार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ऐसा अदब जो पुरानी रिवायतों से हटकर फितरी हो, यानी जिंदगी के करीब हो, और जिसका कोई फायदा हो। अब ये कार्टून देखें, ये उस दौर की पूरी बहस को एक तस्वीर में दिखा देता है।
سر سید کے جو نئے خیالات تھے نا کہ مذہب کو قانون قدرت یا لا آف نیچر کے مطابق ہونا چاہیے، وہ اپنے وقت میں بہت انقلابی تھے، لیکن ظاہر ہے ان پر سخت تنقید بھی ہوئی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کارٹون میں ان پر طنز کیا جا رہا ہے اور انہیں نیچری جوگی یعنی فطرت کا پجاری سنت کہا جا رہا ہے۔ تو اسی تحریک کا ایک بہت بڑا نام تھے شاعر الطاف حسین حالی۔ اب حالی نے کیا کیا؟ انہوں نے شاعری کو صرف دل بہلانے کی چیز نہیں سمجھا، بلکہ اسے سماجی اصلاح کا ایک طاقتور ہتھیار بنا دیا، اور ان کا خاص زور تھا خواتین کی تعلیم پر۔ حالی کا نظریہ بہت واضح تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر قوم کو ترقی دینی ہے تو سب سے پہلا اور بنیادی قدم ہے عورتوں کو تعلیم دینا۔ ان کا فارمولہ سادہ تھا، پہلے گھر میں ماؤں کو تعلیم یافتہ بناؤ، جب ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ بچوں کی تربیت بہتر کرے گی، ان میں اچھی عادتیں ڈالے گی، اور اس طرح ایک نسل کے اندر ہی پوری قوم کی تعلیمی سطح خود بخود بلند ہو جائے گی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ جو دو متوازی تحریکیں چل رہی تھیں، ایک ہندی میں اور ایک اردو میں، انہوں نے دو الگ الگ ادبی اور ثقافتی راستے بنا دیے۔ تو 20ویں صدی کی شروعات تک آتے آتے وہ جو ہندوی کا ایک بڑا دریا بہہ رہا تھا وہ اب دو الگ الگ ندیوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک ندی تھی معیاری ہندی کی جو دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی اور جس میں سنسکرت کے الفاظ زیادہ تھے، اور دوسری ندی تھی جدید اردو کی جو نستعلیق میں لکھی جاتی تھی اور فارسی اور عربی الفاظ سے بھری ہوئی تھی۔ اور اس پرانی مشترکہ دنیا کے خاتمے کی سب سے دردناک علامت شاید آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے یہ الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنی جلاوطنی میں کہے تھے، کتنا ہے بدنصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ ایک پوری تہذیب کا نوحہ ہے یہ۔ لیکن اس ساری تاریخ، اس ساری سیاسی اور ثقافتی تقسیم کے باوجود ایک حقیقت آج بھی اپنی جگہ قائم ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسم الخط الگ ہو گئے، کچھ اونچے درجے کے الفاظ الگ ہو گئے، لیکن ان دونوں زبانوں کی گرامر، ان کا بنیادی ڈھانچہ اور روزمرہ کی بول چال کی روح وہ آج بھی ایک ہی ہے۔ یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت گہری بات یاد دلاتی ہے کہ زبانیں صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں ہوتی، وہ تو ہمارے مشترکہ اور بسا اوقات بٹے ہوئے ماضی کی جیتی جاگتی تاریخ ہوتی ہیں، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر سیاست ایک زبان کو 2 میں تقسیم کر سکتی ہے تو پھر وہ شناختیں کتنی نازک ہوتی ہیں جو ہم ان زبانوں کے گرد تعمیر کرتے ہیں۔